स्वागत है आप सभी का टॉपर चॉइस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। बहुत ही जोरदार वेलकम है, बहुत ही जोरदार स्वागत है आप सभी का। किस पर? हमारे टॉपर चॉइस के यूट्यूब चैनल पर। टॉपर चॉइस के यूट्यूब चैनल पर मेरे प्यारे बच्चों आप सबका एकदम जोरदार वेलकम है। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग अगर नए नए जुड़े हैं तो कृपा करके इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को हमारा जितना भी वीडियोस नए नए आए सबका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, तो बच्चों और हमारे इस सेशन को भी ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए, और अगर सेशन पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, शेयर भी कर दीजिए इसको। ठीक है, शेयर कर दीजिए जल्दी से। और हाँ बच्चों, एक बात मैं हर एक वीडियो में बोलता हूं कि अगर कुछ भी दिक्कत, कुछ भी परेशानी अगर होती है आपको समझने में, सीखने में, तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिएगा। आपका हर एक कमेंट हम लोग पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग कमेंट को ऐसे ही छोड़ देते हैं। हर एक कमेंट पढ़ते हैं, जितना कमेंट करिएगा आपको उतना सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट किए थे, पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उससे रिलेटेड मतलब कि बहुत सारी जानकारी हम लोगों ने प्राप्त कर ली। लगभग उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने खत्म कर लिया था। ऑक्सीकरण अभिक्रिया तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे अवकरण अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे? रिडक्शन रिएक्शन, अवकरण अभिक्रिया। चलिए देखते हैं। यहां पर एक और जानने वाली बात है कि जो हमारा जो ऑक्सीकरण का दो चरण था, क्या था? ऑक्सीकरण का दो चरण था, पढ़ा था ना आप लोगों ने, जिसमें ऑक्सीजन किसी पदार्थ से ऑक्सीजन क्या करता था? संयोजित होता था। जैसे हाइड्रोजन, मान लीजिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संपर्क किया, जुड़ गया, उसके फलस्वरूप H2O हमें प्राप्त हो गया। तो ये क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। हाइड्रोजन किसके साथ संपर्क कर लिया है? ऑक्सीजन के साथ। अगर ऑक्सीजन के साथ संयोजन करता है कोई पदार्थ तो, और उसके फलस्वरूप एक नया पदार्थ बनाता है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, लेकिन और एक था कि किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन, अगर किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन भी अगर होता है तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही कहते हैं। ठीक है, इसका भी मैंने एक एग्जांपल दे दिया था आप लोगों को। जैसे मान लीजिए इसी को ले लीजिए, H2O है, हम लोग जल में अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे तो H2 अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन भी और ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। तो इससे क्या हुआ? हाइड्रोजन का निष्कासन हो गया। इस यौगिक से हाइड्रोजन का क्या हो गया? निष्कासन हो गया। तो भी क्या कहला दिया? ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? सर बिल्कुल दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग का टॉपिक है अवकरण यानी रिडक्शन। क्या है? रिडक्शन। इसका इंग्लिश भी आप लोग याद करते चलिए भाई, इंग्लिश जाने बिना कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, ये तो सर्वोपरि है, लेकिन हिंदी के साथ साथ हमें इंग्लिश की भी जानकारी होनी बहुत आवश्यक है। ठीक है, मान लीजिए बाहर हम लोग कहीं पर गए, सबको हिंदी में उतना मतलब जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, बस बिहार बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, मतलब अपना अपना क्षेत्रीय भाषा हम लोग कह सकते हैं, इसको कर लेंगे, लेकिन बाहर जाएंगे तो सीबीएसई वाले हम लोग का मजाक उड़ाएंगे कि तुम लोग को इंग्लिश आता ही नहीं है। तो क्यों अपना मजाक उड़ाएंगे? हम लोग को भी इंग्लिश में नॉलेज होना चाहिए, तो इंग्लिश को हम लोग साथ में लेकर चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, अवकरण अभिक्रिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अवकरण अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया के ठीक एकदम उल्टा होता है। क्या होता है? अवकरण अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया के ठीक उल्टा होता है। तो उल्टा कहने का मतलब है कि किसी पदार्थ से, देखिए यहीं पर देख लीजिए, अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग होता है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग होता था, इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। इसमें हाइड्रोजन का निष्कासन होता था, लेकिन इसमें हाइड्रोजन के साथ संयोजन होगा, और इसमें ऑक्सीजन का क्या होता था? संयोजन होता था, और इसमें उल्टा हो जाएगा, उसका ऑक्सीजन निष्कासन हो जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल उल्टा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बिल्कुल उल्टा क्या होता है? अवकरण अभिक्रिया होता है। कोई दिक्कत? अगर पूछ देगा
कि ऑक्सीकरण के ठीक विपरीत कौन सी अभिक्रिया होती है। एक नंबर में मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया कि ऑक्सीकरण के विपरीत अभिक्रिया कौन है, कौन सी रासायनिक अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया के ठीक विपरीत है। तो आप लोग का आंसर आना चाहिए अवकरण अभिक्रिया। क्या सर? अवकरण अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन। कोई दिक्कत? देख लीजिए यहाँ पर अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग यानी कि जुड़ाव और किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन, यानी ऑक्सीजन को वो बाहर कर देगा, हाइड्रोजन को क्या कर लेगा? संयोजित कर लेगा, ऐड कर लेगा। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पर H2 + O2, H2 + O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का संयोजन हुआ है तभी तो हमारा जल बना है। जल कैसे बना है? ऑक्सीजन में हाइड्रोजन को जोड़ दिए हैं। तो हमने एक बात पहले आप लोग को बताया था, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया हमेशा साथ साथ होती है। आप लोग को याद है? नहीं सर नहीं याद है, तो भाई याद कर लीजिए, जल्दी से जल्दी याद कर लीजिए। वो मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने एकदम बढ़िया से बताया था कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया हमेशा साथ साथ होती है। ऐसे रेयरली कुछ कंडीशन हो जाते हैं, उसमें कहीं कहीं ऑक्सीकरण अकेले हो जाता है, अवकरण भी अलग अलग हो जाता है, लेकिन ज्यादातर अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हमेशा साथ साथ ही होती है। जैसे देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा है कि हाइड्रोजन में हम लोग ऑक्सीजन को जोड़ देंगे फिर भी हाइड्रो ऑक्साइड प्राप्त होगा, यानी जल प्राप्त होगा, वाटर। अगर इसी को हम लोग नहीं कह सकते हैं कि ऑक्सीजन में हाइड्रोजन को जोड़े हैं? हाँ सर बिल्कुल कह सकते हैं कि ऑक्सीजन में हाइड्रोजन को जोड़े हैं या फिर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन को जोड़े हैं। अब यहाँ दो पॉइंट हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एक होता है ऑक्सीकारक, एक होता है अवकारक। तो ऑक्सीकारक किसे कहेंगे? जिसका ऑक्सीकरण होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीकारक। और जिसका अवकरण होगा उसे हम लोग बोलेंगे अवकारक। सिंपल सी बात है। आप लोग को डिफिनेशन में अगर एक नंबर में पूछ दिया या फिर 2 नंबर में ऑक्सीकारक क्या कहलाता है और अवकारक क्या कहलाता है, तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे हम लोग ऑक्सीकारक कहते हैं और जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसे हम लोग अवकारक कहते हैं। सिंपल, आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? अवकरण अभिक्रिया। क्या कहेंगे? अवकरण अभिक्रिया। अब अवकरण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग या फिर किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। कोई दिक्कत नहीं सर? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। ठीक है, देखिए आगे तो बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूं आप सबसे कि हमारा जो केमिस्ट्री का पूरा मतलब पहला चैप्टर था समाप्ति हो गया है, लेकिन इसमें एक अलग से एक पॉइंट ऐड कर दिया गया है। क्या? दहन और ज्वाला। क्योंकि आपके जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें यहीं तक दिया हुआ है। एनसीईआरटी के बुक में, बिहार बोर्ड के जो बुक चलता है उसमें यहीं तक दिया हुआ है, उसमें दहन और ज्वाला आप लोगों को नहीं पढ़ना है। लेकिन दहन और ज्वाला से प्रश्न पूछ देते हैं, कभी कभी दहन और ज्वाला से भी प्रश्न पूछ देते हैं। तो बोलिएगा सर क्यों पूछता है, हमारा तो किताब में नहीं पढ़ा। लेकिन 8 क्लास में हम लोगों ने दहन और ज्वाला पढ़ा है। 8 क्लास में क्या पढ़ा है हम लोगों ने? दहन और ज्वाला पढ़ा है। तो उससे रिलेटेड अगर 10th क्लास में पूछ दिया तो क्या बिहार बोर्ड ने गलत कर दिया? नहीं किया भाई। 8 क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है तो उसका इसमें हम लोग थोड़ा सा क्या कर लेंगे, एक झलक फिर से देख लेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लोग को याद हो जाए, बढ़िया से एकदम याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक तो आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन हम लोगों ने दहन और ज्वाला को भी ऐड कर लिया, तो उसको भी देख लीजिए एक बार। देखिए दहन और ज्वाला में सबसे पहले हम लोग दहन के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? दहन के बारे में, कि दहन क्या होता है। ठीक है, इसमें बेसिक सा डिफिनेशन ही पूछ देता है कि दहन क्या है या फिर दहन को परिभाषित करें, यही सब पूछता है और उसके एक उदाहरण दे दें। ठीक, तो देखिए दहन किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। जलने के इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। अगर कोई पदार्थ जलेगा, अगर कोई भी पदार्थ जलेगा, उसके फलस्वरूप क्या प्राप्त होगा? हमें प्रकाश प्राप्त होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ सर बिल्कुल होगा,
क्यों नहीं होगा? हम लोग मोमबत्ती को जलाकर देख लीजिएगा, कभी भी जाकर मोमबत्ती जलाइएगा, अगरबत्ती जलाइएगा, लाइट उसमें से निकलेगा। देखिएगा अंधेरे कमरे में अगर मोमबत्ती जला दीजिएगा तो उससे रोशनी निकलती है कि नहीं निकलती है? तो किसी भी पदार्थ को जलाएंगे तो प्रकाश प्राप्त होगा और ऊष्मा भी प्राप्त होगा, नहीं प्राप्त होगा? होगा। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो आप लोग एक मोमबत्ती लीजिएगा, जलाकर उसके फ्लेम पर अपना उंगली रख दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि उसमें ऊष्मा की उत्पत्ति हुई है कि नहीं हुई है। फिर मत बोलिएगा कि सर ने बताया नहीं था। ठीक है, चलिए माइंड मत लीजिएगा। देखिए अगर किसी भी पदार्थ को हम लोग जलाएंगे ऊष्मा निकलेगा और प्रकाश निकलेगा, और जलने की इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। क्या कहते हैं? दहन। क्या कहते हैं? दहन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में हम लोग इसको कंब्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंब्यूशन। लिख लीजिए यहां पर, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कंब्यूशन। कंबसन भी बोलते हैं। ठीक है, दहन को हम लोग इंग्लिश में कंबसन बोलते हैं। चलिए इसको हम लोग एक बार देखते हैं। दहन, जलने की प्रक्रिया। तो क्या सारी चीजें जलती ही हैं? क्या सारे पदार्थ जल जाते हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं जलता है। तो जलने वाले पदार्थ कौन कौन हो गए? मान लीजिए पुआल जलता है। पुआल समझ रहे हैं ना? पुअरा हम लोग देहाती भाषा में पुअरा कहते हैं, लेकिन उसको पुआल बोला जाता है। पुआल हो गया। उपले, उपले मतलब गोईठा हो गया। पेट्रोलियम हो गया, वो भी जलता है। एलपीजी हो गया, वो भी जलता है। कागज हो गया, वो भी जलता है। तो जलेगा कौन? जलने वाले पदार्थ को हम लोग बोलेंगे, जलने वाले पदार्थ को, जलने वाले पदार्थ को हम लोग बोलेंगे ज्वलनशील पदार्थ। क्या बोलेंगे? ज्वलनशील पदार्थ। ज्वलनशील पदार्थ, जो पदार्थ जलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ज्वलनशील पदार्थ बोलेंगे। ठीक है, अब पदार्थ वही जलता है जो ज्वलनशील हो। जो ज्वलनशील होगा वही पदार्थ क्या होगा? जलेगा। यानी जलने वाले पदार्थ को हम लोग ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। ठीक, अब हो गया कुछ पदार्थ नहीं भी जलता है, जैसे पत्थर। पत्थर में हम लोग आग लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। आप लोग बोलिएगा सर पत्थर पे हम पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देंगे, तो भाई वो पेट्रोल जलेगा, वो पत्थर नहीं जलेगा। पत्थर हो गया, मिट्टी हो गया, और बहुत सारे पदार्थ हैं जो नहीं जलते हैं। हीरा हो गया, ये भी नहीं जलता है। तो नहीं जलने वाले पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे? नहीं जलने वाले पदार्थ को, नहीं जलने वाले पदार्थ को नहीं जलने वाले पदार्थ क्या कहलाएंगे? अज्वलनशील। क्या कहलाएंगे? अज्वलनशील पदार्थ। अज्वलनशील पदार्थ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दिक्कत। ठीक है, नहीं जलने वाले पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे? अज्वलनशील पदार्थ बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कुछ दहन से रिलेटेड कुछ और मुख्य टॉपिक। ठीक है, तो दहन आप लोगों ने समझ लिया कि दहन क्या कहलाता है। दहन क्या कहलाता है? किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर। अब देखिए कोई भी पदार्थ जलेगा तो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा नहीं। क्या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा? बिल्कुल नहीं। ऑक्सीजन जहां नहीं रहेगी वहां आग लगेगा ही नहीं। नहीं लगेगा भाई, बिल्कुल नहीं लगेगा। कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जहां पर बिना ऑक्सीजन के भी आग लग जाता है, जैसे कि अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आग लग जाता है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में। लेकिन सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही आग लगना संभव है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आग नहीं लगेगा। कोई भी पदार्थ जलेगा कब? जब ऑक्सीजन रहेगा तभी। ठीक है, तो ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश देता है, ऑब्वियस सी बात है। और इस जलने की प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे क्या? दहन। क्या बोलेंगे? दहन, कंबसन। ठीक है ना। अब देखिए हम लोग एक इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर पूछ दिया कि दहन किसे कहते हैं, इसके उदाहरण सहित समझाएं। इसको क्या करें? उदाहरण सहित समझाएं। 2 नंबर के क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ देता है कभी कभी कि दहन क्या है।
इसको उदाहरण सहित व्याख्या करें। 2 नंबर में पूछेगा, तो उसका पहले डिफिनेशन लिख लेंगे दहन क्या है, उसके बाद एक एग्जाम्पल दे देंगे, एक दे देंगे या फिर 2 दे देंगे। देखिए, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इसमें ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होता है। ये हो गया अभिक्रिया। क्या हो गया? अभिक्रिया। जलने पर ये अभिक्रिया करेगा। कार्बन को अगर जलाएंगे तो सीधा सा बात है कि ऑक्सीजन के संपर्क में लाएंगे, तो कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर, देखिए कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, और उससे ऊष्मा भी निकलेगी और प्रकाश भी निकलेगी। इस प्रक्रिया को हम लोग कह सकते हैं कि ये ज्वलन है। क्या? ज्वलन, सॉरी, दहन है। क्या है? दहन। ठीक है। अब देखिए, वायु में गंधक यानी सल्फर, गंधक यानी सल्फर, हिंदी है गंधक और इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सल्फर, सल्फर, और इसको एस से डिनोट करते हैं। किससे? एस से। तो वायु में गंधक को जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनता है तथा ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होता है। क्या होता है? ऊष्मा और प्रकाश। जैसे देखिए, सल्फर को वायु में जलाएं, वायु में जलाने का मतलब ऑक्सीजन से संपर्क कराएं, तो सल्फर प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा मिलके? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड, और ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होगा। और एक बात, अगर आप लोग कभी भी एग्जाम में लिखिएगा, अगर कोई भी समीकरण आप लोग लिखिएगा, एग्जाम्पल में कोई भी समीकरण आप लोग लिखिएगा, तो उसको बैलेंस करके ही लिखिएगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। कभी भी लिखिएगा आप लोग उसका समीकरण संतुलित करके ही लिखिएगा। जैसे देख लीजिए, तो पहले से संतुलित है, एक सल्फर का परमाणु, इसमें भी एक है, इसमें 2 था ऑक्सीजन का, इसमें भी 2 है, ये पहले से ही क्या है? संतुलित है। तो आप लोग एग्जाम में हमेशा संतुलित करके ही लिखिएगा, अगर असंतुलित लिखिएगा तो नंबर काट देगा। ठीक है। चलिए, यहां देख लीजिए, दहन में जो पदार्थ जलता है उसे दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे भी पदार्थ है जो जलते नहीं है। कौन कौन हो गया भाई? ईंट, पत्थर, बालू, ये सब क्या होते हैं? जलते नहीं है। तो मैंने बता दिया, ये पदार्थ क्या कहलाएंगे? अदहनशील पदार्थ कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अज्वलनशील पदार्थ। दहनशील पदार्थ में लिख लीजिए, दहनशील पदार्थ में पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का मान लीजिए पुआल, कागज, ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है। कोई दिक्कत? इतने में किसी को कुछ दिक्कत हुआ? नहीं हुआ? तो सर चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपका नेक्स्ट पॉइंट है दहन के लिए आवश्यक शर्तें। मैंने इसको बता दिया, लेकिन फिर से आप लोग एक बार देख लीजिए, दहन के लिए आवश्यक शर्त, कि भाई दहन कब होगा, कोई पदार्थ जलेगा कब, कोई पदार्थ जलेगा कब, जलने के लिए भी शर्त होता है। हम भी अगर काम कर रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं तो कोई शर्त पे ही पढ़ा रहे होंगे। हाँ सर, अब मेरे को इतना पैसा दीजिएगा तब हम पढ़ाएंगे, या फिर मेरे को एक रूम दीजिए, मेरे को ये दीजिए तब हम पढ़ाएंगे। कोई ना कोई शर्त जरूर होगा। होगा कि नहीं होगा? आप क्यों पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं ज्ञान लेने के लिए, और ज्ञान लेने के बाद नौकरी लेने के लिए। भाई शर्त तो है, सारी चीजों में शर्त लगा हुआ है। तो जलने के लिए भी एक शर्त होगा। हाँ सर बिल्कुल होगा। तो चलिए उसी शर्त को देख लेते हैं। पहला शर्त है कि कोई पदार्थ जलेगा कब? दहनशील पदार्थ की उपस्थिति में। मान लीजिए कह दिया कि चलिए जलाइए, ईंट दे दिया, जलाइए, तो ईंट जल जाएगा? बिल्कुल नहीं जलेगा। उसके लिए क्या चाहिए? दहनशील पदार्थ। दहनशील पदार्थ कहने का मतलब कि मेरे को एलपीजी दे दीजिए, इसको हम जला देंगे, पुआल दे दीजिए, इसको जला देंगे। ठीक है। और मेरे को कागज दे दीजिए, इसको भी हम लोग जला देंगे। ठीक। ज्वलनशील पदार्थ रहना चाहिए तभी दहन होगा। अब देखिए, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, पोषक पदार्थ, ये तो नया वर्ड आ गया पोषक। तो देखिए, दहन का पोषक किसे कहा जाता है? जिस पदार्थ की उपस्थिति में, जिस पदार्थ की उपस्थिति में दहन की प्रक्रिया संभव हो पाती है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन, ये सब क्या है? दहन के पोषक पदार्थ है। क्या है?
दहन के पोषक पदार्थ। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा फिर भी आग नहीं लगेगा, हाइड्रोजन नहीं रहेगा फिर भी आग, मान लीजिए हाइड्रोजन तो एक अलग हो गया, हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो आग नहीं लगता, लेकिन ऑक्सीजन रहना चाहिए, ऑक्सीजन हमेशा रहना चाहिए, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आग नहीं लगेगा। तो ये भी शर्त है कि दहन के लिए हमें पोषक पदार्थ चाहिए, दहन के पोषक पदार्थ। किसी कमरे में हम लोग पूरा ऑक्सीजन गैप कर दिए और उस कमरे में कितना भी हम लोग ट्राई कर लेंगे लेकिन आग नहीं लगेगा। आग लगने के लिए दहन के पोषक पदार्थ यानी कि ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन की क्या चाहिए, उपस्थिति होनी चाहिए। चलिए हमारा तीसरा है दहन के पोषक पदार्थ, आप लोग लिख लीजिएगा। मान लीजिए कि दहन के पोषक पदार्थ किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जिसकी उपस्थिति में दहन की क्रिया संभव हो पाती है उसे हम लोग दहन के पोषक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, दहन के पोषक। और एक होता है दहन के अपोषक पदार्थ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये क्या है, दहन के अपोषक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ छोड़ देंगे तो आग अपने आप बुझ जाएगा। ठीक है, तो वैसा पदार्थ जो दहन की क्रिया को नष्ट करे, जिसकी उपस्थिति में दहन की क्रिया संभव ना हो, उसे हम लोग दहन के अपोषक पदार्थ कहते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा एग्जाम में, हाँ बिल्कुल लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा वरना बहुत मार खाइएगा आप लोग। चलिए देखिए यहाँ पर ज्वलन ताप की प्राप्ति, भाई एक न्यू वर्ड आया यहाँ पे, ज्वलन ताप। ज्वलन ताप क्या होता है, पता है आप लोगों को ज्वलन ताप? नहीं पता है तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर ज्वलन ताप। मान लीजिए इस पेन को तोड़ना है, तो इस पेन को तोड़ेंगे, ये टूटेगा कब, इसको उतना ऊर्जा चाहिए कि इसमें जो ऊर्जा भरा हुआ है इसमें भी एक ऊर्जा है कि उस ऊर्जा से ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इस ऊर्जा से मेरी तोड़ने की ऊर्जा क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अब धीरे से ऐसे तोड़ेंगे तो टूट जाएगा, इसको जोड़ लगाकर तोड़ना पड़ेगा। उसी तरह कोई पदार्थ जलेगा कब, कोई पदार्थ जलेगा कब, जब उसको उसका ज्वलन ताप मिल जाएगा, जब उसको उसका ज्वलन ताप। मान लीजिए कागज है, मान लीजिए कागज है, सपोज करिएगा, एक्चुअल नहीं बता रहे, मान लीजिए कागज है, ये 20 डिग्री पर मान लीजिए जल रहा है, 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो रहा है, जलेगा। इसका अपना एक लिमिट है कि 20 डिग्री अगर प्राप्त हो जाएगा, मेरे को 20 डिग्री ऊष्मा प्राप्त होगी, 20 डिग्री ऊर्जा प्राप्त होगी, तब मैं जलना प्रारंभ करूंगा। अगर हम इसको 10 डिग्री पर जलाएंगे, 10 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या ये जलेगा जब तक इसको 20 डिग्री नहीं मिलेगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं जलेगा। इसका ज्वलन ताप कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है। अगर इसको 20 से एक भी कम 19 डिग्री सेल्सियस भी देंगे तो ये जलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं जलेगा। ठीक है, मान लीजिए इसको 1 किलो जूल ऊर्जा की जरूरत है इस पेन को तोड़ने के लिए, अगर आधा किलो जूल देंगे तो क्या टूट जाएगा? नहीं टूटेगा। वैसे ही अगर इस कागज को अगर 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए जलने के लिए, सपोज करिएगा 20 डिग्री होता नहीं है, सपोज करिए कि 20 डिग्री अगर इसको मिनिमम 20 डिग्री देंगे तभी जलेगा, तो क्या हम इसको 19 देंगे तो जलेगा? बिल्कुल नहीं जलेगा। तो ज्वलन ताप क्या कहलाएगा बताइए, ज्वलन ताप क्या कहलाएगा? ज्वलन ताप हम लोग कह सकते हैं कि वह न्यूनतम ताप, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ करता है, वह न्यूनतम ताप, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई वस्तु, जिस पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ करे, जलना प्रारंभ करे या फिर जलने लगे, इसे ही क्या कहेंगे हम लोग, उस वस्तु का ज्वलन ताप कहेंगे। क्या कहेंगे, उसका ज्वलन ताप। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। क्या बोलते हैं इसको, इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग इसको। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ करे उसे हम लोग ज्वलन ताप कहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, मतलब सभी ज्वलनशील गैस ज्वाला का निर्माण करता है, ज्वाला उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, ज्वाला उत्पन्न करता है। ठीक है, सभी ज्वलनशील पदार्थ ज्वाला उत्पन्न करता है, पदार्थ नहीं गैस। जैसे पेट्रोलियम, पेट्रोलियम क्या है, गैस है। LPG क्या है, गैस है।
तो जितना भी ज्वलनशील जो गैस है, जलने वाला है जो गैस, वो क्या देता है हमें? एक ज्वाला देता है। देता है कि नहीं देता है? जैसे मोमबत्ती हो गया, एलपीजी हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब क्या देता है? ज्वाला उत्पन्न करता है। तो भाई ज्वाला कैसा होता है? मान लीजिए एक मोमबत्ती की बनावट देखेंगे ज्वाला के रूप में। किसके रूप में? ज्वाला के रूप में। देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये क्या है? मोमबत्ती है। क्या है ये? मोमबत्ती है। ठीक है, ठीक। ये मोमबत्ती हो गई मान लीजिए। तो मोमबत्ती में 3 मंडल होते हैं। ज्वाला के कितने मंडल होते हैं? 3 मंडल। 3 मंडल होता है। कितना मंडल होता है? 3 मंडल। मान लीजिए जब जलता है तो इसमें 3 मंडल उत्पन्न होते हैं। कितने? 3। पहला केंद्रीय मंडल, ये बीच वाले को हम लोग बोलते हैं केंद्रीय मंडल। और प्रकाशमान मंडल। कौन? प्रकाशमान मंडल। ये बीच वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाशमान। प्रकाशमान। और ये केंद्रीय मंडल, सबसे बीच वाले को केंद्रीय मंडल। और सबसे ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं प्रकाशहीन। ठीक है, तो इसमें 3 मंडल होते हैं। कितने मंडल होते हैं? 3 मंडल होते हैं। केंद्रीय मंडल, प्रकाशमान मंडल, प्रकाशहीन मंडल। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ होता है? आप लोग डायरेक्ट सीख लीजिए, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है इस प्रकाशहीन मंडल में। कहाँ होता है? प्रकाशहीन मंडल में, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का पूर्ण दहन होता है। मोमबत्ती से निकलने वाले ऑक्सीजन का, सॉरी, हम मान लीजिए ऑक्सीजन यहाँ पर ज्यादा संपर्क में इस बाहर वाले में ही आएगा। ऑक्सीजन से ज्यादा संपर्क कहाँ होगा? यहाँ होगा। तो मोमबत्ती से जो भी ऊर्जा निकलती है उसका पूर्ण दहन कहाँ पर होगा? वाष्प जो निकलता है मोमबत्ती से, उसका पूर्ण दहन यहाँ होगा, प्रकाशहीन में। कहाँ होगा? सबसे ऊपर। सबसे ऊपर वाले को प्रकाशहीन बोलते हैं। यहाँ पर प्रकाश लाइट नहीं दिखाई देगा आपको, लाइट दिखाई नहीं देगा। जैसे आप मोमबत्ती जलाइएगा ना कभी भी, तो जहां तक जल रहा है, जहां तक येलो आपको दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर भी अगर आप हाथ रखिएगा तो आपको सबसे ज्यादा गर्मी वहीं महसूस होगा। अगर इस बीच में से हाथ निकाल दीजिएगा येलो वाला से, तो आपको उतना जलन महसूस नहीं होगा जितना कि आप उस मोमबत्ती के ऊपर से अगर हाथ निकालिएगा, वहां जितना जलन महसूस होगा उतना बीच में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सबसे ऊपर ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? अधिक है। तो जो भी वाष्प निकल रहा है यहाँ पर पूर्ण रूप से जल जा रहा है। यानी सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ होगा? सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ होगा? प्रकाशहीन मंडल में। कहाँ होगा? प्रकाशहीन। एक होता है प्रकाशमान, जैसे कि आप येलो वाला देखते हैं पार्ट, इसमें एक येलो वाला पार्ट निकलता है। हाँ सर निकलता है, देखे होंगे। मोमबत्ती जलेगा तो एक येलो टाइप का बढ़ता है, जलता है ना। तो उस येलो वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं प्रकाशमान मंडल। यही प्रकाश उत्सर्जित करता है, बीच वाले से ही प्रकाश निकलता है। इसमें ऊष्मा मॉडरेट रहती है, लगभग लगभग, मतलब कि ना ज्यादा ना कम, क्या रहती है? मॉडरेट रहती है इसमें। ठीक है। और जो ये केंद्रीय मंडल है, ये इसका जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है। आप लोग देखिएगा बीच में ब्लू कलर का दिखाई देगा, नहीं देगा? अगर एलपीजी, अगर गैस सिलेंडर में आग लगाइएगा ना, उसमें ज्यादा फ्लेम निकलता है, तो ज्यादा फ्लेम में देखिएगा बीच में ब्लू कलर का भी एक होता है पार्ट, वो सबसे कम गर्म होता है। क्या होता है? सबसे कम गर्म, क्योंकि वहां ऑक्सीजन उतना नहीं मिलता है, तो वाष्प का पूर्ण दहन ही नहीं हो पाता है। मोमबत्ती से जो निकल रहा है वाष्प, उसका पूर्ण दहन वहां हो ही नहीं पाता है। इसलिए यहाँ पर भी ऊष्मा 9 के बराबर होती है। क्या होती है? ऊष्मा 9 के बराबर। आई होप आप लोगों ने मोमबत्ती के बारे में पूरा जान लिया, इतना काफी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मतलब पूछ देगा, अगर एग्जाम में पूछ देगा तो आप लोग लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एलपीजी। एलपीजी के बारे में भी हम लोग कुछ समझ लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है, हमेशा क्वेश्चन पूछता है इससे कि मान लीजिए एलपीजी का प्रमुख घटक कौन है। तो भाई एलपीजी का प्रमुख घटक घटक होता है ब्यूटेन। प्रमुख घटक क्या होता है? ब्यूटेन। सबसे ज्यादा इसी की मात्रा होती है, ब्यूटेन की। लेकिन एलपीजी जो होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, इसको हिंदी में बोलते हैं द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है।
तो एलपीजी जो होता है वो 3 चीज से मिलकर बना होता है। किससे? 3 चीज से। ब्यूटेन जिसका सूत्र होता है C4H10 यानी कार्बन का 4 अणु और हाइड्रोजन का 10 अणु, ठीक है। ब्यूटेन और प्रोपेन, प्रोपेन मतलब कार्बन का 3 अणु हाइड्रोजन का 8 अणु, इसका सूत्र है प्रोपेन का। और तीसरा क्या होता है? एथेन। क्या होता है? एथेन जिसका सूत्र होता है C2H6, कार्बन के 2 परमाणु और हाइड्रोजन के 6 परमाणु, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है एथेन का? C2H6, ठीक। लेकिन जो प्रमुख घटक होता है एलपीजी का वो क्या होता है? ब्यूटेन ही होता है। ये ना के बराबर होता है, लेकिन मिलकर बना है ये सारा चीज, ब्यूटेन प्रोपेन एथेन। लेकिन जो मुख्य घटक, सॉरी बच्चों, देखिए जो मुख्य घटक होता है यानी कि जो एलपीजी किस चीज से बना होता है? प्रमुख मतलब कि 3 चीज से बना होता है, ब्यूटेन प्रोपेन और एथेन। लेकिन जो प्रमुख मात्रा में, ज्यादा मात्रा में होता है वो क्या होता है? ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन, जिसका सूत्र होता है C4H10। अब देखिए एलपीजी को जलाने पर, एलपीजी को जलाने पर हमें क्या प्राप्त होगा? एलपीजी अगर जलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? आप लोग गैस सिलेंडर लेकर जाते हैं, उसमें क्या होता है? एलपीजी भरा होता है। एलपीजी से हम लोग लगा देते हैं कहाँ पर? वो जो निकलता है ना बर्नर, उसमें लगा देंगे हम लोग चूल्हे से। तो चूल्हे से लगाकर हम लोग जलाएंगे, उसमें क्या कर देंगे? जलाएंगे तो फिर खाना पकता है। तो एलपीजी जो गैस होता है उसको जलने पर हमें क्या प्राप्त होता है? C4H10 को जलाएंगे यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या उसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। वहां जलता है ना तो वहां से CO2 गैस भी उत्पन्न होता है। आप लोग जलाइएगा गैस चूल्हा तो वहां CO2 भी निकलेगा, H2O भी निकलेगा, वाष्प के रूप में। डायरेक्ट पानी नहीं निकलता है, वाष्प के रूप में H2O निकलता है। लिख लीजिए यहाँ वाष्प के रूप में, वाष्प यानी वेपर, वेपर के रूप में यानी वाष्प के रूप में H2O भी निकलता है, CO2 भी निकलता है गैस के रूप में, और ऊष्मा हीट भी निकलता है, प्रकाश भी निकलता है। यहाँ लिख लीजिए प्रकाश, लाइट, लाइट भी निकलता है, ठीक है। लाइट निकलेगा, ऊष्मा निकलेगा, H2O निकलेगा और CO2 निकलेगा। अगर इसको जलाएंगे, एलपीजी को जलाएंगे तो क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊष्मा तथा प्रकाश, ठीक है। अब देखिए और एक क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी, कभी कभी क्या मान लीजिए हमेशा ही पूछता है, लेकिन हमेशा नहीं भी पूछा, अगर इस बार नहीं भी पूछा तो कोई बात नहीं है, इसको याद करना बहुत ही जरूरी है, वीवीआई पॉइंट है ये, कि जब हम लोग एलपीजी के सिलेंडर का रिसाव होता है, एलपीजी सिलेंडर में अगर कैसे पता चलेगा? क्योंकि एलपीजी जो होता है वो गंधहीन होता है। क्या होता है भाई? गंधहीन। एलपीजी में कोई भी गंध नहीं होता है, वो गंधहीन होता है, महकता नहीं है वो। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि एलपीजी सिलेंडर में रिसाव हो रहा है, गैस निकल रहा है? भाई उससे तो हम घटना घट सकती है, आग लग सकता है। जब गंध नहीं निकलेगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि एलपीजी निकल रहा है, गैस निकल रहा है, तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे ना। तो इसी गंध के लिए हम लोग उसमें एक पदार्थ मिलाते हैं, सिलेंडर में एक पदार्थ डाला जाता है। वो क्या डाला जाता है? एथिल मर्केप्टन। क्या डाला जाता है? एथिल मर्केप्टन। एथिल मर्केप्टन डाला जाता है भाई। एथिल मर्केप्टन गंध देता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि गैस निकल रहा है, गैस निकल रहा है, वो एलपीजी निकलता है, लेकिन पता कैसे चलता है? एथिल मर्केप्टन के वजह से। महकता एलपीजी नहीं है, एथिल मर्केप्टन महकता है। इसी के कारण गंध के लिए, हमें गंध देने के लिए हम लोग सिलेंडर में एथिल मर्केप्टन को डाल देते हैं, ठीक है। इसका सूत्र होता है, लिख लीजिएगा आप लोग, C2H5SH। C2H5SH इसका सूत्र होता है एथिल मर्केप्टन का। इसको डाल देंगे सिलेंडर में तो ये गंध देने लगेगा। अगर कहीं पर भी रिसाव होगा, लीकेज होगा, तो ये गंध देगा कौन? एथिल मर्केप्टन गंध देगा। तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा गैस है वो लीकेज है, गैस निकल रहा है बाहर, और हम लोग दुर्घटना से बच जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अब मैं आप सबसे विदा लेना चाहता हूँ। आपका केमिस्ट्री का पहला चैप्टर खत्म हो गया, पूरा समाप्त, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसके लिए एक नया वीडियो बना देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव पर अगर पकड़ बन गया ऑब्जेक्टिव पर, तो हम लोग एग्जाम में 95+ आराम से क्रॉस कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।